नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मैं कृष्णकांत तिवारी आप सभी का आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में स्वागत करता हूं। और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट महा इम्पॉर्टेंट कोठारी आयोग 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से आएगा, हमको आज से जानना है। अब आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा, हंटर कमीशन के बाद, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बाद राधा कृष्णन आयोग क्यों नहीं पढ़ाया गया। आपको जो 1948-49 में आया था मुदालियर आयोग, लक्ष्मण सिंह मुदालियर का माध्यमिक शिक्षा के लिए जो आयोग आया था, वह क्यों नहीं पढ़ाया गया जो 1952-53 में आया था। पहला विचार इसको कंफर्म कर दें, यह है आपके मित्रों सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे ये सारे आयोग खत्म होंगे हम आपको विश्वविद्यालय आयोग जो हमारा माननीय राधा कृष्णन जी उसके अध्यक्ष थे 1998, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी महोदय 1948 और हमारा 49 में आया था। इसके बाद हमारा लक्ष्मण सिंह मुदालियर का 52-53 का आयोग था। ये दोनों आयोग आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी हम चर्चा उसी की करेंगे जो सिलेबस में आप उठा के अपनी बुक्स देख सकते हैं। अब मित्रों हमें आज चर्चा करनी है स्वतंत्रता के बाद जो पहला आयोग, तीसरा आयोग था वो कोठारी आयोग था। इसके बीच में काफ़ी आयोग आते रहे, लेकिन कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा आयोग था मित्रों, एक ऐसा आयोग था जिसने जो हमारा राधा कृष्णन आयोग आया, वो हमारा विश्वविद्यालयों की बात करता था। जो मुदालियर आयोग आया, लक्ष्मण सिंह मुदालियर अध्यक्ष थे जिसके, उसने माध्यमिक शिक्षा की बात की जो 1952-53 में आया। लेकिन मित्रों जो हमारा कोठारी आयोग आया, इसने हमारे शिक्षा के प्रारंभिक बिंदु से लेकर उच्च बिंदु तक की चर्चा की। तो यह एक पहला ऐसा आयोग था, सरकार ने एक पहला ऐसा आयोग का गठन किया जिसने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न छोटे पहलुओं पर ध्यान दिया। और इस आयोग के लिए 14 जुलाई 1964 में मुदालियर सिंह आयोग, माफ कीजिए, 14 जुलाई 1964 को दौलत सिंह कोठारी को अध्यक्ष बनाया गया और इनके अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसको यह दायित्व दिया गया कि आप भाई पूरे देश में यह पता लगाइए शिक्षा की नीतियां, शिक्षा की सिफारिशें, शिक्षा के लिए क्या सुझाव हैं, आपको सुझाव देना है। और इन्होंने अपने सुझाव 29 जुलाई 1966 को 29 जून 1966 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। इनको काम सौंपा गया 14 जुलाई 1964 को, और इन्होंने काम पूरा करके होमवर्क कंप्लीट करके भारत सरकार के समक्ष 29 जून 1966 को प्रस्तुत किया। मित्रों हमें इसमें देखना है कि इसमें अध्यक्ष का गठन किया गया कि कौन थे। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे इसके अध्यक्ष थे। और प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस समय अध्यक्ष थे जब इन्हें ये काम सौंपा गया। काम कब सौंपा गया था मित्रों? 14 जुलाई 1964 को। काम संपन्न कब हुआ? 29 जून 1966 में हुआ। कोठारी आयोग क्यों इसका नाम रखा गया? कोठारी आयोग इनका नाम दौलत सिंह कोठारी के नाम पर रखा गया, नहीं तो इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। कोठारी आयोग के अलावा इसे क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और इसे दौलत सिंह कोठारी के नाम पर, क्योंकि कोठारी महोदय इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे कोठारी आयोग भी कहा जाने लगा। इतनी बात हमारे मित्रों आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब पहला पॉइंट लर्न करते हैं। इसको लिखा इसलिए है कि मित्रों यहाँ से इनके से या तो इनके सुझाव पूछ लिए जाते हैं प्रतिवर्ष, या तो आपसे सुझाव पूछे जाएंगे, या इनका पंचमुखी कार्यक्रम पूछा जाएगा, पंचमुखी योजना थी यह पूछी जाएगी। या इसके बाद भी एक प्रश्न बनता है कि इन्होंने परंपरागत स्वरूप के स्थान पर वैज्ञानिक स्वरूप को क्यों अपनाया। ये 3 प्रश्न बनते हैं। पहला ध्यान देना मित्रों, या तो कोठारी आयोग के आपसे मुख्य सुझाव या सिफारिश पूछी जाएंगी, या कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम पूछे जाएंगे। या एक प्रश्न बन सकता है कि प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी ने जो हमारी परंपरागत विधियां थी उनको चुनने के बजाय नई टेक्निक विधियां, वैज्ञानिक विधि क्यों चुनी, प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को क्यों महत्व दिया, इस बात पर। तो शिक्षा के आयोग गठन हुआ, तो इसमें सरकार की जो मंशा थी, सरकार का जो उद्देश्य था, शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप, हमारी शिक्षा का जो राष्ट्रीय स्वरूप है, शिक्षा के समस्त स्तरों एवं समस्त पक्षों के
एवं समस्त पक्षों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय में सरकार को सुझाव देना। सरकार ने कहा था कि आप हमें राष्ट्रीय स्वरूप बताइए, शिक्षा क्या होना चाहिए, पूरे राष्ट्र में जो शिक्षा लागू हो, शिक्षा के समस्त स्तर, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर हो, चाहे माध्यमिक स्तर हो, चाहे उच्च माध्यमिक स्तर हो, चाहे विश्वविद्यालय स्तर, कोई भी स्तर हो, 0 से लेके उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक की शिक्षा का इन्हें सौंपा गया एवं समस्त पक्षों में। इसके ऐसा नहीं कि आप शिक्षा के क्षेत्र, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण शब्द एक बहुत बड़ा मित्रों होता है, इसके तहत हमें सर्वांगीण शब्द जो होता है, बच्चा कक्षा में कैसा है, बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है, बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण चरित्र, संपूर्ण जीवन शैली को सर्वांगीण विकास कहते हैं। के संबंध में सामान्य सिद्धांत बनाइए आप, और नीतियों के विषय में सरकार को सुझाव देना था। इतना काम इन्हें सौंपा गया। यहाँ तक हमारे मित्रों, यदि सबको पसंद आ गया हो तो झट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए मित्र हैं, और जो हमारे मित्र पहले से जुड़े हैं वो लाइक करें, और अपना कमेंट मित्रों प्रत्येक मेरा भाई बहन कमेंट जरूर डालेगा, आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, या नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहें, और जो भी समस्याएं हो, कई लोगों की मैथ्स में समस्याएं होंगी, इंग्लिश में, इसके बाद अपन उसी पोर्शन पर चलेंगे। वीडियो जरूर आएंगे। अभी आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा, और लेकिन इतवार पे आपको लगातार 5-6 वीडियो मिला करेंगे। अब मित्रों आगे चलते हैं। मुख्य सिफारिशें या सुझाव। कोठारी आयोग के मुख्य सुझाव या मुख्य सिफारिशें क्या थी? तो पहला था कि सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए। इन्होंने कहा था भाई आप एक सामान्य पाठ्यक्रम लागू कीजिए जिसके द्वारा प्रत्येक बालक या बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जा सके, जिससे नारी शिक्षा को बढ़ावा मिले। जिससे किसे बढ़ावा मिले? नारी शिक्षा को बढ़ावा मिले। और अभी भी हम देखते हैं कि 1 to 8 से ही शिक्षा चलती है। यह इनकी बात को, इनके मुख्य सुझाव को मान लिया गया था। अगला इन्होंने कहा कि जो 25% माध्यमिक स्कूल हैं उन्हें व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित किया जाए। मतलब जो शिक्षा दी जा रही है माध्यमिक स्कूलों में, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था कर दी जाए, ताकि आगे चल के व्यवसाय के क्षेत्र में भी उन्नति हो सके। अगला इन्होंने कहा मित्रों, सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। इनके कहने का मतलब था कि हमें जो प्राइमरी कक्षा में शिक्षा देनी है वह अपनी मातृभाषा में दें। कौन सी भाषा में दें मित्रों? मातृभाषा जो बच्चे की है, जैसा परिवेश है उसी भाषा में उसे सिखाएं। लेकिन माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं मतलब जो हमारे प्रदेश की भाषा है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और उर्दू है। हिंदी पहली राजभाषा है, उर्दू द्वितीय राजभाषा है। इसी प्रकार से स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करें। स्थानीय भाषा में ये नहीं हो गया कि आप राजभाषा का प्रयोग कीजिए, जैसे बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोली जाती है, तो इसी प्रकार से जो उस स्थानिक उस प्रदेश की भाषा है उसका प्रयोग आप माध्यमिक स्तर पर करें, ताकि प्रयोग को प्रोत्साहित करें, ताकि बच्चा साधारण भाषाएं बोल सके। ऐसा नहीं कि आपको मातृभाषा में सिखाए, एकदम से आप उसे हाई फाई लैंग्वेज इंग्लिश में सिखाने लगें या शुद्ध बोली खड़ी बोली का यूज करने लगे, नहीं आएगा। समझिए जो भाषा है, जो उसका स्थानीय परिवेश है, उसमें पॉइंटों को आपको रटना नहीं, सीखना है और समझते हुए। तो अगला इनका क्या था? सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षा में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। मित्रों सुनते जाएं आप इन चीजों को। अगला है 1 से 3 तक 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। इन्होंने कहा कि 1 से 3 वर्ष तक जो है पूर्व शिक्षा दी जाए, जहाँ आंगनबाड़ी बोलते हैं जिसे, इन्होंने कहा वह शिक्षा दी जाए 1 से 3 वर्ष तक। इसके बाद 6 वर्ष पूरे होने पर ही कक्षा में नामांकन किया जाए। इनके कहने का तात्पर्य था कि जब बच्चा 6 साल का हो जाए, जो हमारा RTE 2009 भी कहता है कि 6 वर्ष के बालक के बाद ही नामांकन किया जाए। ये हमारी बात 1964 और 66 के मध्य आने वाले कोठारी आयोग में प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, जो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात कर दी थी। अगला था विषय विभाजन कक्षा 9 के बजाय कक्षा 10 के बाद किया जाए। अभी जो हमारे विषय का विभाजन होता है, 6 विषय हाई स्कूल में लिए जाते हैं, अभी हो जाता है भाई आपको होम साइंस लेनी है, आपको मैथ लेनी है, आपको कृषि लेनी है, आपको अंग्रेजी लेनी है, आपको संस्कृत लेनी है, कौन से विषय लेने हैं, इसका विभाजन क्लास 9 में होता है। जबकि इन्होंने उस समय वकालत की थी भाई ऐसा ना हो, ये कक्षा 10 के बाद। या इसी पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि जो सामूहिक परीक्षाएं कक्षा 10 के बजाय 10 के बाद हों। अगला पॉइंट है माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, एक होगा उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक होगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ये पॉइंट अपन को रटना नहीं है, समझना क्या, जानते हैं कि माध्यमिक विद्यालय हमारा उच्च माध्यमिक विद्यालय होता है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होता है।
अगला पॉइंट हमारा कहता है उच्च शिक्षा में 3 या इससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो, स्नातक पाठ्यक्रम 3 या इसके ज्यादा हो, इसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम भी हो। मतलब जिससे स्नातक के बाद स्नातकोत्तर करना है, जिसे एमए करना है तो उसके लिए विविध पाठ्यक्रम हो। ये कथा सुन रहे हैं आप लोग, सुनिए। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए और स्नातकोत्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। इन्होंने कहा भाई जो बच्चा मास्टर डिग्री ले रहा है उसे भी मातृभाषा में शिक्षा दो, फिर देखो कितना डेवलपमेंट होगा। ये सब 1964 और 66 की बात है मित्रों, लेकिन आज तक लागू नहीं हो सकी है। आगे देखते हैं, शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यवसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की जाए। इस बात को तो सरकार समझेगी नहीं, और अब तो संविदा पर रखने की बात कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। तो मित्रों इस पर तो कहा है कि शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यवसायिक स्थिति को, जो उनकी आर्थिक स्थिति उसको सुधारा जाए, सामाजिक रेपुटेशन को बढ़ाया जाए, व्यवसायिक शिक्षा को, व्यवसायिक स्थिति को भी सुधारने की सिफारिश की। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें है एनसीईआरटी को मानक पुस्तक माना जाए। हमारा लागू हो चुका है इस समय, 1 से लेकर 8 तक एनसीईआरटी चल रही है। 9-10 में भी अब एनसीईआरटी आ गई है, यूपी में पहले नहीं आती थी। पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खुद अपनी पुस्तकें निकालता था, लेकिन अब एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तकें आती हैं, तो एनसीईआरटी को मानक पुस्तक माना जाए। अगला, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। इन्होंने कहा भाई नए विश्वविद्यालय बनाइए, और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में। अगला पॉइंट क्या कहता है कि शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा और कार्य अनुभव जरूर होना चाहिए। ऐसी शिक्षा दो ताकि बच्चे के अंदर सामाजिक भावना जागे, और कार्य अनुभव का तात्पर्य होता है कि बच्चा खुद से आत्मनिर्भर बन के हस्तकला शिक्षा, हस्त शिक्षा की बात, हमारी हस्त शिक्षा की बात 1937 में वर्धा सम्मेलन में महात्मा गांधी महोदय ने की थी, जिसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया। उन्होंने कहा बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि बच्चा घर बैठ के भी रोजी रोटी लायक कमा सके। ऐसी शिक्षा तो महत्वपूर्ण है, और ऐसी शिक्षा बच्चे ने प्राप्त कर ली जिसके द्वारा मित्रों बच्चा कुछ कमा ही नहीं सकता। ऐसी शिक्षा का क्या तात्पर्य, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वाक्य थे। अगली देखते हैं, अच्छा, शिक्षा के अनिवार्य अंक में समाज सेवा और कार्य अनुभव। अरे ये तो खत्म हो गए। इतने पॉइंट हमारे सुझाव एवं सिफारिशें थी मित्रों जो हमने पूरी कर ली। इसके बाद ये आप सारे पॉइंट हैं, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उस पर जुड़ जाइए, आपको पूरा पेज मिल जाएगा लिखा हुआ, जो पॉइंट सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह लिखे मिल जाएंगे मित्रों। अब अगली बात हम करते हैं, अगली बात हमें करनी है कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम की। कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम की, हाँ, कोठारी आयोग का पंचमुखी कार्यक्रम क्या था इस पर देख रहे हैं। इन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम दिया मित्रों, इसे इंपॉर्टेंट करो, इस बार पूछा जाएगा 100%। लो ठोंक दी मोहर। अरे आएगा मित्रों, या तो सुझाव आएंगे या ये आएगा, दो में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आना है। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, ये देखो मित्रों इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे लिखवाए हैं आपको ऐसे ही सेम पेपर में पांचों को रट के लिखना पड़ेगा। यहाँ रट्टा पद्धति अपनाओ, जो हमारे थोंडाई महोदय ने सीखने के नियमों में बताई थी। और दूसरा कहा शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जाए। इन्होंने कहा यदि बच्चों को शिक्षित कर दिया जाए तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा कर सकता है। अगला इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। इनका कहने का मतलब था यदि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उसके द्वारा नैतिकता आएगी, आध्यात्मिकता का ज्ञान होगा, सामाजिक मानव मूल्यों को भी बच्चा समझ सकेगा। अगला पॉइंट लिखते हैं कि शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक एकता को सुदृढ़ किया जाए। इनका कहने का मतलब था कि बच्चे को शैक्षिक क्रियाकलाप कराओ, पढ़ाते समय उसे क्रियाकलाप कराओ ताकि सामाजिकता जागी। जब उसे आप इतिहास वगैरह पढ़ा रहे हो तो उसको जीवन के पहलुओं से जोड़ते हुए पढ़ाएं। एकता को सुदृढ़ करेगा, सामाजिक एकता को ये क्या करेगा, सुदृढ़ करेगा। अगला इन्होंने कहा कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति एवं मानवीय मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, उसको जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, मनोवृत्ति, उसकी मन की दशा कैसी है, एवं मानवीय मूल्यों के द्वारा कौशल का भी विकास होना चाहिए। इनके कहने का तात्पर्य था जो मानव मूल्य हैं उसके द्वारा भी विकास होना चाहिए। तो एक लास्ट अपना क्वेश्चन और बचता है इसमें, उसको इंपॉर्टेंट डाल के लिखिए। इसमें क्वेश्चन आएगा आपका कि कोठारी आयोग ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को त्याग कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को क्यों महत्व दिया। इसका आंसर है कि शिक्षा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्त बनाना था। पहला, शिक्षा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्त बनाना था। पहला तो इसलिए क्योंकि हमें ऐसे बनाना था, ऐसे नया डेवलपमेंट देना था। दूसरा, शिक्षा के सर्वोन्मुखी व सर्वांगीण शिक्षा को
सर्वोन्मुखी व सर्वांगीण विकास करना था। ठीक है, ये था। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि संपूर्ण देश में समान शिक्षा प्रणाली की स्थापना की जाए। संपूर्ण देश में कैसी हो भाई? संपूर्ण देश में समान शिक्षा प्रणाली, समान शिक्षा प्रणाली लागू हो या दी जाए। अगला ये चौथा पॉइंट बोलते हैं, इनके कहने का तात्पर्य था ये पूर्व नियुक्त दोनों आयोगों के सुझाव एवं पर हुई कार्यवाही का परीक्षण किया जाए। पूर्व नियुक्त दोनों आयोगों का मतलब था, इन्होंने कहा था जो इसके पहले हमारा मुदालियर आयोग आया और राधा कृष्णन आयोग आया, दोनों आयोगों पर क्या हो सुझाव, आयोगों के सुझाव पर और उन पर हुई कार्यवाही का परीक्षण, आयोगों के सुझाव व कार्यवाही का परीक्षण हो। अभी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, अभी बताते हैं उसको। शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के गुणों को बनाए रखते हुए उसमें नवीन, मतलब इन्होंने कहा शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को बनाए रखें तथा उसमें नवीनता भी लाएं। मतलब ये नहीं कह रहे कि परंपरागत स्वरूप को त्याग दो, नहीं भाई उसको तो बनाए रखो, लेकिन उसको नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप क्या करते जाओ। जो आज की आवश्यकता, भाई आज की आवश्यकता कंप्यूटर हो, तुम बच्चे को कंप्यूटर पढ़ा नहीं रहे हो तो कैसे चलेगा। इनका कहने का मतलब है भाई आज की आवश्यकता कंप्यूटर, आप कंप्यूटर भी पढ़ाइए लेकिन साथ में संस्कृत का भी ज्ञान दीजिए। हम पुरानी परंपराओं के खिलाफ नहीं है, आपको जो सिखाना है वो सिखाइए, लेकिन जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में बच्चों को पढ़ाते रहिए। मित्रों इनने इतने सुझाव दिए, ये आपका कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम है जो आएगा, और इसके बाद इनका एक क्वेश्चन बनेगा कि इन्होंने परंपरागत विधियों के स्थान पर विज्ञान प्रौद्योगिकियों को क्यों चुना या आधुनिक विधियों को क्यों चुना, तो आप ये 5 पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि कोठारी आयोग ने जो सुझाव परामर्श दिए इनका कहाँ यूज हुआ। मित्रों इसके जस्ट बाद हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति श्रीमती जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कोठारी आयोग के बहुत से पॉइंट रखे गए थे। उसमें कोठारी आयोग के क्या रखे गए थे? बहुत से पॉइंट रखे गए थे। तो इस आयोग की यही सबसे बड़ी सफलता थी कि इसके बहुत से पॉइंट में तो कहाँ रख दिए गए थे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके बाद आपका जो सिलेबस में है, इसके बाद जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा उसमें आपको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पढ़ाया जाएगा। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1968 और 1986 दोनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, SOPT, रेडनेस प्रोग्राम, कॉलेज, ये सारे टॉपिक आपके इस हफ्ते के पहले खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वही आपसे निवेदन है कि अपने भाई को 1000 परिवार के क्लब में शामिल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।